हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं अर्पण चैटर्जी, आप सभी के दोस्त एंड होस्ट। स्वागत करता हूं आप सभी को आप सभी के प्यारे चैनल केमिस्ट्रियंस असेंबल में। और आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री का क्लास 11 का पहला टॉपिक, पहला लेक्चर, जो कि होने वाला है बहुत बहुत शानदार और बहुत दमदार। और आपके लिए, आपके जीवन के लिए, आपके क्लास 11 की केमिस्ट्री के लिए, और सबसे बड़ी बात कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि जॉइंट, नीट, आईआईटी, ये सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत 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 महत्वपूर्ण होने वाला है। और आज हम जो टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं वो तो आपको थंबनेल से पता ही चल चुका होगा कि हम आज स्टेट्स ऑफ द मैटर, दैट इज़ गैसियस स्टेट्स के ऊपर एक लेक्चर लेने वाले हैं। और वो पार्ट 1 होने वाला है आज के लेक्चर का। लेकिन उससे पहले हम आपको ये साझा करने वाले हैं कि क्लास 11 की जो केमिस्ट्री है, उस क्लास 11 की केमिस्ट्री का इंट्रो क्या है, उस क्लास 11 की केमिस्ट्री में क्या क्या है, ये आपको पहले जानना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि बोर्ड में लिखा हुआ है क्लास केमिस्ट्री क्लास 11 इंट्रोडक्शन। और इसमें हम पहले पढ़ते हैं कि जो मोल का कॉन्सेप्ट है, आप लोग क्लास 10 में पढ़ चुके हो। आप लोग क्लास 10 में बहुत बहुत अच्छी तरीके से, बहुत महीन तरीके से आप लोगों को पढ़ाया गया है कि मोल कॉन्सेप्ट्स क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये हम बाद में पढ़ाएंगे। और दूसरा बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो कि है एटम, जो कि है परमाणु के ऊपर, जो कि है परमाणु के ऊपर एटम। तीसरे में हम पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे, और चौथा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। और पांचवा चैप्टर जो कि हम आज शुरू करने के लिए आए हैं वो है स्टेट्स ऑफ द मैटर, दैट इज गैसियस एंड लिक्विड स्टेट्स, ये आज हम पढ़ेंगे। और जो छठा चैप्टर है वो है थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। सातवां चैप्टर है आपके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर। और आठ में हम रेडॉक्स, दैट इज ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस, और कई सारे रिएक्शन जो मैकेनिज्म्स होते हैं उनको पढ़ेंगे। उनके बाद हाइड्रोजन्स एस ब्लॉक, जिनमें ग्रुप 1 एल्काली मेटल, और एल्काली मेटल के बाद ग्रुप 2 एल्कालाइन अर्थ मेटल्स, ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद आएंगे पी ब्लॉक, जिनमें हम ग्रुप 13 यानी बोरॉन फैमिली पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा ग्रुप 14, जिनमें हम ग्रुप 14 में कार्बन का फैमिली पढ़ेंगे, जिनमें हम एलोट्रोप्स को पढ़ेंगे। उसके बाद आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिनको हम GOC के नाम से पुकारते हैं, जो हमारे लिए और बहुत सारे केमिस्ट्री के अच्छे बच्चे के लिए GOC के नाम से वेल नोन पॉपुलर है। और उसके बाद आता है सबसे गुरुत्वपूर्ण चैप्टर, जो है हमारे ऑर्गेनिक में बहुत एक जानदार चैप्टर, जिनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, यानी डेली लाइफ इन केमिस्ट्री का हमारे जीवन में क्या क्या गुरुत्व है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम पढ़ेंगे। कहाँ पर? ये हम पढ़ेंगे क्लास 11 की केमिस्ट्री में। ये जो 14 चैप्टर है, ये जो 14 चैप्टर्स है, इन चैप्टर्स में से हम आज जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो चैप्टर है गैस, वो चैप्टर है स्टेट्स ऑफ द मैटर। और दोस्तों, मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ये जो हम आज गैस की शुरुआत करने वाले हैं, ये गैस सिर्फ एक मैटर नहीं है। ये गैस कोई एक अकेला मैटर नहीं है। ये गैस एक मैटर की अंदर की एक स्टेट है, मतलब एक मैटर है, एक सब्सटेंस है। उस सब्सटेंस के अंदर कुछ फेज है, कुछ कंडीशंस है, उस कंडीशन में एक का नाम है गैस। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का पहला सत्र, आज का पहला लेक्चर, जो कि होने वाला है गैस के ऊपर, जो कि होने वाला है स्टेट्स ऑफ द मैटर के ऊपर। इंट्रोडक्शन समझ में आ गया दोस्तों? इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी सब्जेक्ट को आप अगर पढ़ना चाहे, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर अगर आपको लेक्चर लेना हो, तो उसमें आप पूरा साल, पूरे साल में, एक ईयर में आप क्या पढ़ेंगे, क्लास 11 के केमिस्ट्री में है क्या, इनको जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है एक छात्र के लिए। मतलब अब देखिए, आप एक छात्र है, आपको करना क्या है?
पूरे साल में केमिस्ट्री को रटना नहीं है, पूरे साल में केमिस्ट्री को डीपली समझना है, जिनसे आप आपके जो जीवन है, पूरे जीवन में आप जो जिस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं उनमें केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री को समझना है और बहुत डीप जाके समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर, जो कि होने वाला है गैस के ऊपर, जो कि होने वाला है स्टेट्स ऑफ द मैटर के ऊपर। अब देखिए दोस्तों, जो मैं कहने वाला हूं बहुत बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बारीकी से सुनिएगा, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। स्टेट्स ऑफ द मैटर, नाम पे देखिए, नोमेनक्लेचर पे देखिए, हर एक चैप्टर में जो भी नाम आएगा आपके सामने, जो भी नोमेनक्लेचर आएंगे आपके सामने, वो नोमेनक्लेचर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस नोमेनक्लेचर के अंदर अगर हम घुसेंगे, उस नोमेनक्लेचर के अंदर अगर आप जाएंगे, तो उस डीप सेंस में उस नोमेनक्लेचर से आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। देखिए, ये है मैटर, मतलब कुछ सब्सटेंस है। क्या है? कुछ सब्सटेंस है, कुछ मैटर है, और उस मैटर में क्या है? स्टेट्स है, दैट इज कंडीशंस है। कुछ क्या है? स्टेट्स है या कंडीशंस है। मतलब हम जो पढ़ते हैं, सब्सटेंस क्या है? जिनमें कुछ मास होता है। सब्सटेंस क्या है? जिनमें कुछ मास होता है। सब्सटेंस के अंदर क्या होता है? सब्सटेंस के अंदर कुछ मास होता है। अब ये जो सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अंदर कुछ स्टेट्स होते हैं। मतलब अगर हम पढ़ेंगे कि गैस क्या है, सॉलिड्स क्या है, लिक्विड्स क्या है, आपको अगर कोई ये पूछ ले कि सॉलिड, लिक्विड या गैस, ये सब अलग 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 सब्सटेंस है, तो आप उस व्यक्ति को कहिएगा कि सॉलिड, लिक्विड या गैस ये कोई सब्सटेंस नहीं है, ये एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के अंदर इंटर कन्वर्टेबल फेजेस है, इंटर कन्वर्टेबल स्टेट्स है, इंटर कन्वर्टेबल क्या है ना, फेजेस है। मतलब एक एक स्टेट से, एक एक कंडीशन से, एक एक फेज है। क्या ना, ये मैटर के अंदर होने वाले जो फेज है उनको हम क्या करेंगे? उनको हम डीपली समझेंगे। मतलब ये जो सब्सटेंस होता है, ये जो मास होता है, इस सब्सटेंस के अंदर कुछ मास होता है, और इस सब्सटेंस में इंटर कन्वर्टेबल, मतलब वो जो हर एक फेज है उनको एक से एक बारीकी से हम क्या कर सकते हैं ना, एक को दूसरे में रूपांतर किया जा सकता है। मतलब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे स्टेट्स को। हम क्या पढ़ेंगे ना? स्टेट्स को। अब एक जो मैटर होता है, एक जो सब्सटेंस होता है, वो जो सब्सटेंस है, वो जो मैटर है, एक मैटर कौन सी चीज से बना होता है? एक मैटर या एक सब्सटेंस जिस चीज से बना होता है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। मतलब एक जो सब्सटेंस होता है, एक जो मैटर होता है, उस सब्सटेंस या उस मैटर के अंदर कौन सी चीज है, कौन सी पदार्थ है, उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। मतलब एक सब्सटेंस वो जो चीज से बना होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। मतलब कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को जोड़ो, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को जोड़ोगे तो तुमको पूरा पूरा सब्सटेंस मिलेगा। तो तुमको क्या मिलेगा? क्या पूरा पूरा सब्सटेंस मिलेगा। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के अंदर कुछ चीज होता है। मतलब एक जो सब्सटेंस होता है, उस सब्सटेंस के अंदर होता है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। मतलब सब्सटेंस को अगर तुम तोड़ोगे, सब्सटेंस को अगर आप तोड़ोगे तो आपको मिलेगा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को अगर तुम जोड़ोगे तो तुमको क्या मिलेगा? सब्सटेंस मिलेगा। तो तुमको क्या मिलेगा? सब्सटेंस मिलेगा। अब अच्छी तरीके से समझना, ये जो सब्सटेंस होते हैं, इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट होते हैं, इनमें दो तरीके की शक्तियां काम करते हैं। एक को हम कहते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन। क्या कहते हैं? म्यूचुअल अट्रैक्शन। और दूसरे को हम क्या कहते हैं? दूसरे को हम कहते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। क्या कहते हैं? एस्केपिंग टेंडेंसी। बहुत अच्छी तरीके से समझना क्या क्या चीज होती है। देखिए, दो चीज होती है।
एक होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन, दूसरा होता है एस्केपिंग टेंडेंसी। मतलब एक जो सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस के अंदर क्या होता है, अगर आप सब्सटेंस को तोड़ोगे तो सब्सटेंस के अंदर आपको मिलेगा कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, और अगर आप कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को देखोगे तो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के अंदर दो दो टाइप के फोर्सेस काम करते हैं। एक को आप कहेंगे म्यूचुअल अट्रैक्शन, मतलब वो जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है उस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के अंदर में रहा जो म्यूचुअल अट्रैक्शन, मतलब वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एक दूसरे को किस तरीके से आकर्षण करते हैं उसको हम कहते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस। मतलब वो जो सब्सटेंस होता है उस सब्सटेंस के अंदर होता है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, उस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में जो म्यूचुअल अट्रैक्शन काम करते हैं, मतलब वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो आप एक दूसरे से जिस तरीके से बांधते हैं उसको हम कहते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन। और दूसरी बात, ये जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं इस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के बीच में और क्या होता है, एस्केपिंग टेंडेंसी होता है। दोस्तों बहुत 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 ध्यान से देखिएगा, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के अंदर दो दो चीज होता है, ठीक है, मैं इसको इधर लिख देता हूं। एक होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन और दूसरा होता है एस्केपिंग टेंडेंसी। मतलब जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है वो तो एक ये हो सकता है कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के अंदर म्यूचुअल अट्रैक्शन हो, कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एक दूसरे से बांध के रहे, एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करके रहे, और दूसरा जो हो सकता है कि कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एक दूसरे से भागना चाहे। दो चीज हो सकते हैं कि सब्सटेंस के अंदर है कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट, वो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट जो एक दूसरे से बांधते हैं अपने आप को उसको हम कहते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन, और दूसरा वही कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट अगर एक दूसरे से बांधने के अलावा एक दूसरे से छूटना चाहे, एक दूसरे से अलग होना चाहे, उसको हम कहते हैं एस्केपिंग टेंडेंसी। अब देखना दोस्तों, ये स्टेट्स, ये फेज, ये कंडीशंस ऑफ द मैटर ये कहाँ से जनरेट होती है, ये टर्म्स, ये टर्मिनोलॉजी का जनरेशन कहाँ से है, कि ये जो म्यूचुअल अट्रैक्शन और ये जो एस्केपिंग टेंडेंसी है इधर से है। कैसे है कि अगर आपकी म्यूचुअल अट्रैक्शन एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा है, क्या म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी कहाँ होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में होता है। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट किसका है, सब्सटेंस का है। तो सब्सटेंस के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है। अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा हो तो उस स्टेट को हम कहेंगे सॉलिड स्टेट। क्या कहेंगे, सॉलिड स्टेट। और दूसरा, अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी ये वैल्यू नियर अबाउट हो तो हम उस स्टेट को, उस फेज को, उस कंडीशन को कहेंगे लिक्विड फेज। और तीसरा, अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन से एस्केपिंग टेंडेंसी इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया तो उसको हम कहेंगे गैसियस स्टेट। बहुत बहुत बारीकी से देखना, यहाँ से जॉइंट एंट्रेंस, यहाँ से AIEEE, यहाँ से IIT वालों, यहाँ से नीट, एक एक करके क्वेश्चन टपकता है। आप लोग यहाँ देखिएगा कि आपको अगर ये दे दे कि सॉलिड का कंडीशन क्या है, लिक्विड का कंडीशन क्या है, गैस का कंडीशन क्या है, आप अगर देखें तो यहाँ पर बहुत बहुत नज़दीक से आप देखिए कि एक स्टेट से एक मैटर, उस मैटर के अंदर एक स्टेट से, मतलब मैटर अलग चीज़ है, सब्सटेंस अलग चीज़ है, उस सब्सटेंस के अंदर जो स्टेट है उनमें तीनों स्टेट आते हैं। एक होता है सॉलिड स्टेट, एक होता है लिक्विड स्टेट और एक होता है गैसियस स्टेट। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत बहुत माहिन सी चीज़ है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ये तीनों स्टेट है, ये तीनों मैटर नहीं है, ये तीनों एक ही मैटर की तीनों डिफरेंट स्टेट्स है। जैसे कि हम कहें कि आइस ये क्या है, ये सॉलिड है, H2O वाटर ये क्या है, लिक्विड है। आप आराम से कह दीजिएगा आइस सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, वाटर वेपर ये क्या है, ये गैस है। आप ये भी आराम से कह दीजिएगा। अब देखिए आइस, वाटर वेपर ये तीन तो चीज एक ही है। आइस,
वाटर या वाटर वेपर, ये तीनों चीज एक ही है। उस एक ही चीज का ये तीनों डिफरेंट स्टेट्स है, मतलब मैटर और सब्सटेंस इन तीनों में एक ही है, इन तीनों में एक ही मैटर है, मगर उस मैटर में जो स्टेट्स है वो स्टेट्स डिफरेंट है। एक आइस है जो सॉलिड स्टेट में रहता है, एक वाटर है जो लिक्विड स्टेट में रहता है, एक वाटर वेपर है जो गैसियस या वेपर स्टेट में रहता है। बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। और ये भी आप देखिए कि आइस, वाटर या वाटर वेपर, ये सब इंटर कन्वर्टेबल है। ये सब, इनमें अगर आप हीट दो या यहाँ से हीट ले लो वापस, तो ये तीनों स्टेट क्या होगा ना, ये तीनों स्टेट इंटर कन्वर्टेबल है, ये तीनों स्टेट इंटर कन्वर्टेबल है। अब देखिए तो हमारे पास क्या क्या आया। म्यूचुअल अट्रैक्शन अगर एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा हो, ये देखिए ध्यान से देखना दोस्तों, जू 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 जू, ये है सॉलिड, ये है लिक्विड और ये है गैस। देखिए अंदर जो स्फेरिकल नेचर्स है उनको हम क्या कहेंगे, ये पूरा का पूरा सब्सटेंस है, ये पूरा का पूरा मैटर है, ये पूरा का पूरा सब्सटेंस है। और इनके अंदर जो स्फेरिकल बॉल जैसा चीज है उसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। अब देखिए सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के अंदर म्यूचुअल अट्रैक्शन एस्केपिंग टेंडेंसी से ज्यादा है। लिक्विड में म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी का जो वैल्यू है वो नियर अबाउटली इक्वल है, पूरा का पूरा इक्वल नहीं है, नियर अबाउटली इक्वल है। और गैस में म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा एस्केपिंग टेंडेंसी का वैल्यू है। मतलब ये जो एस्केपिंग टेंडेंसी है, मतलब जो गैसियस पार्टिकल्स है वो गैसियस पार्टिकल्स अपने आप में बांधते नहीं हैं, वो गैसियस पार्टिकल्स अपने आप में बांधते नहीं हैं। वो गैसियस पार्टिकल क्या करते हैं, वो गैसियस पार्टिकल अपने आप से दूर भागने की कोशिश करते हैं, वो गैसियस पार्टिकल अपने आप से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो आप पिक्चर को देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा पिक्चर को। ये है म्यूचुअल अट्रैक्शन जो कि एस्केपिंग टेंडेंसी से बहुत ज्यादा है, मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट एक दूसरे से बंधा हुआ है। ये है म्यूचुअल अट्रैक्शन एस्केपिंग टेंडेंसी अगर नियर अबाउट टू इक्वल है, तो देखिए ये बहुत आस पास भी नहीं है, बहुत दूर भी नहीं है। और यहाँ पर म्यूचुअल अट्रैक्शन से एस्केपिंग टेंडेंसी का वैल्यू ज्यादा है, मतलब वो अपने आप को बांध नहीं रहा है, वो अपने आप से दूर जा रहा है, भाग रहा है। इसको हम कहेंगे गैसियस स्टेट। ये पिक्टोरियल डायग्राम है जो हम क्या कर सकते हैं, स्टेट की बना सकते हैं। यहाँ पर हम क्या क्या पढ़े, म्यूचुअल अट्रैक्शन पढ़े, एस्केपिंग टेंडेंसी पढ़े, और म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी के द्वारा हम सब्सटेंस, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट और उनकी जो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट है, कहां से हो सकता है, कैसे हो सकते हैं, वो हमने पढ़ लिए। अब थोड़ा सा नॉलेज को बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। इरेज कर रहे हैं दोस्तों, बहुत मन लगा कर पढ़िएगा, क्योंकि ये 11 और 12 ये जो चीज है ना, ये आपको बहुत 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 दूर तक लेके जाएगा। अगर आप पढ़ लिए, अगर आप समय के ऊपर चढ़ गए, तो आप समय को बहुत अच्छी तरीके से अपनी उंगली में नचा सकते हैं। और अगर समय आपके ऊपर चढ़ गया तो कहाँ लेके आप लोगों को फेंकेगा ये समय जानता है। तो समय को अपने ऊपर चढ़ने मत दीजिएगा दोस्तों, आप समय के ऊपर चढ़िए और समय को ले जाइए आप जहाँ ले जा सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा। अब देखिए ये जो स्टेट्स है, ये स्टेट्स को हम किस किस स्टेट्स में डिफाइन करेंगे। एक तो हम सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन तो हमको मिल गया। इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद आते हैं प्लाज्मा स्टेट। सन के जो कोर होता है, सन कोर, उनमें जो स्टेट होता है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। उसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। और एक स्टेट होता है सुपर कूल्ड विस्कस लिक्विड
स्टेट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी ज्ञान का विषय है तो हम पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों हम पढ़ लिए। इसके बाद देखिए प्लाज्मा। प्लाज्मा कहाँ मिलता है? सन का जो कोर होता है, मतलब द कोर ऑफ द सन, वहाँ का जो स्टेट है, वहाँ का जो कंडीशन है, वो कंडीशन को हम कहलाता है कि वो कंडीशन प्लाज्मा स्टेट कहलाते हैं। उसके बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। जो ढाका विश्वविद्यालय है वहाँ पर एक बार सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ये दोनों मिल के काम कर रहे थे। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये स्टोरी लाइन्स है, अच्छे लगेंगे। सत्येंद्रनाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ये दोनों बहुत बहुत महान साइंटिस्ट थे। ये दोनों ढाका विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे और वहाँ पर एक पार्टिकल का आविर्भाव हुआ। उस पार्टिकल का नाम था क्या? ना बोसॉन पार्टिकल। क्या पार्टिकल? बोसॉन पार्टिकल। और उधर एक स्टेट आया, उस स्टेट का नाम पड़ गया ये दोनों साइंटिस्टों से, बोस आइंस्टाइन। और वो जो स्टेट था वो कंडेंस्ड स्टेट था। क्या स्टेट था? कंडेंस्ड स्टेट था। उसको हम कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। उसके बाद और एक आता है सुपरकूल्ड विस्कस लिक्विड। आप केमिस्ट्री में भी विस्कोसिटी पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी विस्कोसिटी पढ़ेंगे। ये हाइड्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट होता है। ये विस्कोसिटी अब जब हम पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तो ये सुपरकूल्ड विस्कस लिक्विड जो हमारे ग्लास होते हैं, ग्लास, वो किस स्टेट में रहते हैं? स्टेट में रहते हैं, ग्लास स्टेट में रहते हैं। सुपर कूल्ड विस्कस लिक्विड, ये पांचों, ये 6 सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, सुपर कूल्ड विस्कस लिक्विड, ये जो स्टेट्स है ये हमारे स्टेट्स ऑफ द मैटर में, ये स्टेट्स ऑफ द मैटर में हम इस सब को पढ़ेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस को स्पेशली पढ़ेंगे, इन तीनों को उतने आराम से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये तीन के भी एग्जिस्टेंस होते हैं। ये प्लाज्मा के भी एग्जिस्टेंस है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट के भी एग्जिस्टेंस है, सुपर कूल्ड विस्कस लिक्विड के भी एग्जिस्टेंस है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? सॉलिड, लिक्विड और गैस। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या लिख लीजिएगा, नोट बनाते रहिए मेरे साथ, बहुत काम आएगा। धीरे धीरे एक एक टॉपिक जब मैं हटूंगा या जब मैं मूव करूंगा, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट और नोट बनाते रहिए। देखिए ये जो स्टेट्स ऑफ द मैटर है, मतलब क्या क्या है? सॉलिड है, और क्या है? लिक्विड है, और क्या है? गैस है। हमने एक बात कहा आप लोगों से, ध्यान से अगर आप सुने तो मैंने एक बात आप लोगों से किया, क्या कि ये जो सॉलिड है, ये जो लिक्विड है, ये जो गैस है, ये अपने आप में इंटरकन्वर्टेबल है। ये जो सॉलिड है, ये जो लिक्विड है, ये जो गैस है, ये अपने आप में इंटर कन्वर्टेबल है। यहाँ पर अगर हम हीट चेंज करें, मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन तीनों स्टेट के बीच में अगर हम हीट की चेंज करें, अगर हम हीट दे या सिस्टम से हीट वापस ले ले, मतलब अगर सिस्टम में आप हीट दे या जिसको हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, या सिस्टम से हीट को बाहर खींच ले जिसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, मतलब यहाँ पर अगर आप हीट चेंज करें तो हीट चेंज करने से सॉलिड, लिक्विड और गैस ये तीनों स्टेट इंटरकन्वर्टिबल बन जाते हैं। सॉलिड से अगर आप लिक्विड करें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। क्या कहते हैं? सॉलिड से अगर आप लिक्विड करें तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। लिक्विड से अगर आप गैस करें इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। अगर आप लिक्विड से सॉलिड करें तो उसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन। क्या कहते हैं? सॉलिडिफिकेशन। या क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग। गैस से अगर आप लिक्विड करें तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। और अगर सॉलिड से गैस करें तो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। अब देखिए ये है इंटरकन्वर्टिबल स्टेट, ये है इंटरकन्वर्टिबल स्टेट। इन तीनों स्टेट को हम ऐसे क्या कर सकते हैं? ऐसे रूपांतर कर सकते हैं। देखिए
सॉलिड से अगर हम लिक्विड करें तो क्या होगा? सॉलिड में म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा है, सॉलिड में म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ज्यादा है, लिक्विड में म्यूचुअल अट्रैक्शन घटता है। सॉलिड में म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा है, सॉलिड में म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा है, लिक्विड में म्यूचुअल अट्रैक्शन घटता है। तो अगर सॉलिड से आप लिक्विड तक जाए, मतलब म्यूचुअल अट्रैक्शन को आपको घटाना पड़े, म्यूचुअल अट्रैक्शन को आपको घटाना पड़े, तो आपको क्या देना पड़ेगा? बाहर से हीट देना पड़ेगा। बाहर से मतलब ये दोनों पार्टिकल है, ये दोनों पार्टिकल है, ये दोनों पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आपको इन दोनों को एक दूसरे से जुड़ा हुआ इन दोनों को अलग करना है तो बाहर से हीट देना पड़ेगा। तो बाहर से हीट देना पड़ेगा, मतलब सॉलिड से अगर आप लिक्विड तक जाओगे तो आपको बाहर से हीट देना पड़ेगा। लिक्विड से अगर आप गैस तक जाओगे, देखिए सॉलिड इनमें म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा, सॉलिड इनमें म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा, लिक्विड इनमें म्यूचुअल अट्रैक्शन सॉलिड से कम, गैस उनमें म्यूचुअल अट्रैक्शन सबसे कम। तो सॉलिड से अगर आप गैस तक सफर करेंगे, तो अगर आप सॉलिड से लिक्विड जाएंगे, लिक्विड से गैस जाएंगे, तो क्या होगा? सॉलिड में म्यूचुअल अट्रैक्शन सबसे ज्यादा, लिक्विड में उससे कम, गैस में एकदम कम। तो सॉलिड में म्यूचुअल अट्रैक्शन ज्यादा, सॉलिड से लिक्विड जाओ म्यूचुअल अट्रैक्शन घटेगा, तो हीट बाहर से देना पड़ेगा, तो हीट बाहर से देना पड़ेगा। लिक्विड म्यूचुअल अट्रैक्शन मॉडरेट, उनसे अगर आप गैस तक जाओ तो म्यूचुअल अट्रैक्शन घटता है, फिर से हीट देना पड़ेगा। तो सॉलिड से अगर आप लिक्विड तक जाओ या लिक्विड से अगर आप गैस तक जाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको हीट बाहर से देना पड़ेगा। आप देखिएगा, एक थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक है जो हम पढ़ाएंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहां पर बोलते हैं कि एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम है। इस सिस्टम में एक हीट है जो हम कहते हैं H1, हीट कंटेन बाय द सिस्टम। क्या है? हीट कंटेन बाय द सिस्टम H1। एक सिस्टम है जिनमें इनिशियली उस सिस्टम में हीट कंटेंट कितना है? ना H1। हीट कंटेंट कितना है? ना H1। उस सिस्टम में अगर आप हीट दोगे तो सिस्टम ही रहेगा। तो इसका हीट बढ़ेगा या घटेगा? तो इसका हीट बढ़ेगा या घटेगा? नेचुरल सी चीज है। H1 हीट है, H1 हीट कंटेन बाय द सिस्टम है। अब सुनिएगा, हीट कंटेन बाय द सिस्टम, थर्मोडायनामिक्स में इस हीट कंटेन बाय द सिस्टम, इसका नाम क्या है? इसका नाम है एंथैल्पी। इसका नाम है एंथैल्पी। हीट कंटेन बाय द सिस्टम, इसको हम किस नाम से पुकारते हैं? इसको हम एंथैल्पी के नाम से पुकारते हैं। अब एक सिस्टम जिनका हीट कंटेन बाय द सिस्टम है H1 इनिशियली, अब बाहर से हीट दे रहे हैं, तो उसका सिस्टम का हीट क्या होगा? बढ़ेगा। तो H2 ग्रेटर देन H1 है। डेल्टा H कितना है? हीट चेंज कितना है? हीट चेंज ये कितना है? H2 माइनस H1, H2 माइनस H1। अब H2 H1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू कितना है? पॉजिटिव। डेल्टा H पॉजिटिव। किसके लिए? एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए? एंडोथर्मिक प्रोसेस के लिए। मतलब जो जहां पर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है, जहां पर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करते हैं, वहां पर उस प्रोसेस के लिए पहले तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और उस एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट चेंज या एंथैल्पी का चेंज, ये हीट चेंज है, ये एंथैल्पी का भी चेंज है। ये एंथैल्पी का चेंज का वैल्यू कितना है? या पॉजिटिव है। ये क्या है? ये पॉजिटिव है। सेम चीज अगर आप ये करें कि एक सिस्टम है, उनसे आप हीट को घटा रहे हैं, तो क्या होगा? यहां पर प्रक्रिया की इनिशियली हीट कंटेन बाय द सिस्टम था H1, आप हीट को बाहर निकाल रहे हैं, सिस्टम का हीट होगा H2 H1 से क्या होगा? छोटा होगा। क्यों?
क्यों ना H1 ये इनिशियली हीट कंटेन बाय द सिस्टम है, ये H1 ये क्या है, इनिशियली हीट कंटेन बाय द सिस्टम है। अब इस सिस्टम से आप हीट को घटा रहे हो तो सिस्टम का हीट बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा। तो H2 H1 से छोटा है तो डेल्टा H कितना है, H2 फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ये क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ये कौन सी प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज उसका वैल्यू होता है पॉजिटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस में होता है पॉजिटिव। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट चेंज या एंथैल्पी चेंज पॉजिटिव, एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट चेंज एंथैल्पी चेंज नेगेटिव। ये आप लिख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए। तो आप ये देखिए हम क्या कह सकते हैं, मेल्टिंग में आप क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, हीट दे रहे हो। तो डेल्टा एच मेल्ट ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि सॉलिड था, सॉलिड स्टेट में ये जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है, ये कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट एक दूसरे से आकर्षण में जुड़े हुए थे। इस कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट को एक दूसरे से आपको क्या करना होगा, घटाना होगा, एक दूसरे से अलग करना होगा। अगर आपको कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स को अलग करना पड़े तो आपको बाहर से हीट देना पड़ेगा, और अगर म्यूचुअल अट्रैक्शन को घटाना हो तो बाहर से हीट देना पड़ेगा। म्यूचुअल अट्रैक्शन को बढ़ाना हो तो हीट को निष्कासित करना पड़ेगा, हीट को बाहर लेना पड़ेगा। तो देखिए मेल्टिंग में क्या है, डेल्टा एच मेल्टिंग पॉजिटिव, डेल्टा एच वैप क्या होगा, डेल्टा एच वैप ये भी होगा पॉजिटिव, डेल्टा एच फ्रीज क्या होगा, या डेल्टा एच सॉलिडिफिकेशन क्या होगा, ये होगा नेगेटिव। डेल्टा एच कॉन्डेंसेशन, कॉन्डेंसेशन ये क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच सब्लिमेशन ये क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब अगर आप इधर से इधर जाए, अगर आप इधर से इधर जाए, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ सफर करे, तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस या सॉलिड से गैस अगर आप इस रास्ते में जाए तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। तो हीट चेंज का वैल्यू, एंथैल्पी चेंज का वैल्यू पॉजिटिव होगा, ध्यान रहिएगा, ध्यान रखिएगा। और अगर आप इधर से इधर आए, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड के तरफ सफर करे, तो क्या होगा, गैस से लिक्विड में आए, लिक्विड से सॉलिड में जाए, तो डेल्टा एच फ्रीज, डेल्टा एच सॉलिडिफिकेशन, डेल्टा एच कंडेंसेशन, इन सब की वैल्यू नेगेटिव में होगा। मतलब ये तीनों प्रोसेस ये एंडोथर्मिक है, और ये दो प्रोसेस ये एक्सोथर्मिक है। ये एक्सो है और ये एंडो है, ये एंडो है और ये एक्सो है। नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। समय दे रहा हूं 5 सेकेंड, नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद बहुत अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, काम आएगा। 1 2 3 4 5। अब देखिएगा क्या पढ़ रहे हैं हम, गैस, स्टेट्स ऑफ द मैटर पढ़ रहे हैं। तो हमने स्टेट्स पढ़ ली, तो हमने मैटर पढ़ ली, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स पढ़ ली, म्यूचुअल अट्रैक्शन पढ़ ली, एस्केपिंग टेंडेंसी पढ़ ली, म्यूचुअल अट्रैक्शन और एस्केपिंग टेंडेंसी के बेसिस में स्टेट्स को पढ़ लिया। ये काम हमारा हो गया। अब जो गैस है, इस गैस में क्या क्या हो सकता है, गैस का फीचर क्या हो सकता है, गैस क्या है, गैस का सॉलिड का। आप देखिए सॉलिड में आप क्या पाएंगे, सॉलिड में आप क्या पाएंगे,
सॉलिड में एक फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड शेप है, फिक्स्ड वॉल्यूम है। लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम तो है, नॉट फिक्स्ड शेप। लिक्विड का कोई फिक्स्ड शेप नहीं है, और गैस में शेप एंड वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। अब देखिए, जो सॉलिड होता है उनका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है। जैसे कि ये मार्कर, ये क्या है, ये सॉलिड है। इनका क्या है, इनका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, इनका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, इनका एक पर्टिकुलर शेप है। मतलब सॉलिड का क्या होता है, एक फिक्स शेप होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड का क्या होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। देखिए 750 ml की थम्सअप लीजिए, 750 ml की थम्सअप लीजिए, उनको आप एक बोतल में लाइए, वो बोतल का शेप ले लेगा। उनको आप एक कंटेनर में लाइए, वो कंटेनर का शेप ले लेगा। लेकिन 750 ml क्या चेंज होगा दोस्तों? नहीं होगा। बच्चों बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये लिक्विड का फीचर है कि लिक्विड में क्या होता है, एक 750 ml का बोतल लीजिए, एक 750 ml का थम्सअप लीजिए, उस थम्सअप को आप बोतल में लाइए, वो बोतल का शेप कंटेन कर लेगा, वो बोतल का शेप होल्ड कर लेगा। उसको आप एक कंटेनर में लेके जाइए, वो कंटेनर का शेप होल्ड कर लेगा। लेकिन 750 ml कंस्टेंट रहेगा। मतलब वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, शेप फिक्स नहीं है। वॉल्यूम तो फिक्स्ड है, शेप फिक्स नहीं है। और गैस में क्या है, शेप एंड वॉल्यूम कुछ भी फिक्स नहीं है। गैस में शेप एंड वॉल्यूम कुछ भी फिक्स नहीं है। ये है गैस, लिक्विड और सॉलिड, इन तीनों का बेसिक सा डिफरेंसेस, बेसिक सा डिफरेंसेस। अब देखिए गैस का क्या होगा, एक मास होगा। कुछ गैस अगर हो, गैस तो एक सब्सटेंस है ना, गैस क्या है, एक सब्सटेंस तो है। अगर किसी भी सब्सटेंस को आप स्टडी करें तो उनमें क्या है, उनमें मास है। तो गैस में भी क्या होगा, गैस में भी मास होगा। गैस में भी क्या होगा दोस्तों, गैस में भी मास होगा। तो अगर गैस में मास हो तो मास की डायमेंशन क्या है, मास की डायमेंशन है m, मास की डायमेंशन है m। मास को हम किस डायमेंशन से लिखते हैं, m। मास की यूनिट क्या है, kg। SI में होता है kg, और CGS में होता है, क्या होता है, ग्राम। क्या होता है, ग्राम। SI में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या MKS, उसमें होता है kg। और CGS में क्या होता है, CGS में होता है ग्राम। ये क्या है, ये मास है। मतलब अगर एक गैस है, गैस भी एक सब्सटेंस है। अगर गैस एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस के अंदर मास है, उस मास का डायमेंशन m है, उस मास का यूनिट kg है, उस मास का यूनिट ग्राम है, रेस्पेक्टिवली इन SI एंड CGS प्रोसेस। अब देखिए गैस है, गैस का क्या हो सकता है, कुछ तो वॉल्यूम होगा, कुछ तो वॉल्यूम होगा, कुछ तो वॉल्यूम होगा। कैसे होगा, बहुत इंटरेस्टिंग सा चीज है। देखिए एक गैस, इनमें म्यूचुअल अट्रैक्शन बहुत कम है। ये गैस का पार्टिकल्स है। ये जो स्फेरिकल बॉल जैसा चीज आपको दिख रहा है, ये जो स्फेरिकल बॉल जैसा चीज आपको दिख रहा है, ये गैस का पार्टिकल है। ये पूरा एक गैस कंटेनर है। क्या है, गैस कंटेनर है। क्या है, गैस कंटेनर है। अब देखिएगा ये जो पूरा कंटेनर है, इसमें जो गैस पार्टिकल है, इनको एक जगह पे लेके आइए, इनको एक जगह पे लेके आइए। देखिए ये पूरा क्या है, वी कंटेनर। ये पूरा क्या है, वी कंटेनर। ये पूरा क्या है, वी कंटेनर। मतलब ये जो कंटेनर है, ये जो गैस कंटेनर है, ये जो गैस आधार है, इस गैस आधार की वॉल्यूम क्या है, इस गैस आधार की वॉल्यूम है वी ऑफ द कंटेनर, वी कंटेनर। अब देखिए इसको हमने क्या किया, इसको हमने एक चीज किया
कि यहां पर जो गैस पार्टिकल्स थे वो गैस पार्टिकल्स अलग अलग थे, वो गैस पार्टिकल्स अलग अलग थे। उस गैस पार्टिकल्स को हमने एक जगह पे लाके एकोमोडेट कर दिया। क्या कर दिया ना, गैस पार्टिकल्स वो अलग अलग थे, उनको हमने एक जगह पे ले आए, उस गैस पार्टिकल्स को हमने एक जगह पे ले आए और एक जगह पे ले आने के बाद उनको एक जगह पे एकोमोडेट कर दिया, एकोमोडेट कर दिया। तो ये क्या है, ये भी गैस पार्टिकल है। क्या है, भी गैस पार्टिकल है। और ये जगह क्या है, ये जगह क्या है, ये जगह है फ्री स्पेस। ये जगह क्या है, ये जगह है फ्री स्पेस, ये जगह है अवेलेबल स्पेस। किसके लिए, फॉर द गैस मॉलिक्यूल। क्या करेंगे, मूव करेंगे। क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये जगह क्या है, ये जगह है फ्री स्पेस। क्या जगह है, फ्री स्पेस। ये जगह क्या है, अवेलेबल, अवेलेबल स्पेस। किसके लिए, फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। किसके लिए, फॉर गैस मॉलिक्यूल्स। क्या करेंगे, टू मूव। क्या करेंगे, टू मूव। देखिए बहुत महीन सी चीज है। ये जगह क्या है, ये पूरा वी कंटेनर है, ये पूरा वी कंटेनर है। इस वी कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल के एक जगह रख के हमने क्या कर दिया, हमने गैस मॉलिक्यूल्स को एक जगह रख के एकोमोडेट कर दिया। तो ये पूरा वी कंटेनर है। ये क्या है, ये वी ऑफ द गैस पार्टिकल है। जो गैस पार्टिकल्स है उनकी वॉल्यूम है ये वी गैस पार्टिकल। और ये जगह क्या है, ये फ्री स्पेस है, ये अवेलेबल स्पेस है। किसका ना, टू मूव। किसका, फॉर द गैस पार्टिकल। मतलब जो गैस पार्टिकल है वो गैस पार्टिकल मूव कहां करेगा, या ये फ्री स्पेस में, ये फ्री स्पेस में। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, तो हम इधर या ये लिख सकते हैं कि वी कंटेनर। क्या लिख सकते हैं, वी कंटेनर। ये क्या है, ये तो टोटल वॉल्यूम है। ये क्या है, ये टोटल वॉल्यूम है। वी कंटेनर इक्वल्स टू वी गैस मॉलिक्यूल। क्या लिख सकते हैं, वी गैस मॉलिक्यूल प्लस वी ऑफ गैस। क्या लिख सकते हैं, वी ऑफ गैस। मतलब ये जहां पर फ्री स्पेस और अवेलेबल स्पेस, फ्री स्पेस और अवेलेबल स्पेस फॉर गैस मॉलिक्यूल टू मूव, इसको हम क्या करते हैं, इसको ही हम कहते हैं वी ऑफ द गैस। क्या कहते हैं, वी ऑफ द गैस। मतलब ये है कि ये पूरा कंटेनर का वॉल्यूम है, ये पूरा कंटेनर का वॉल्यूम है। उसमें ये गैस पार्टिकल्स की वॉल्यूम है और उसमें ये जो जगह है ये फ्री स्पेस है, ये अवेलेबल स्पेस है। किसका, फॉर गैस मॉलिक्यूल्स का। किसके लिए, गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। वो गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। और इसको ही हम क्या कहते हैं, वी ऑफ गैस। मतलब वी ऑफ कंटेनर इक्वल्स टू वी ऑफ गैस मॉलिक्यूल प्लस वी ऑफ गैस। मतलब अगर आपको कोई कहे कि वी ऑफ गैस क्या है, आप कहेंगे वी ऑफ कंटेनर। उनमें से वी ऑफ गैस मॉलिक्यूल को घटा दो तो आपको मिल जाएगा वी ऑफ गैस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या मिलेगा आपको, देखिए ये पूरा है वी ऑफ कंटेनर, ये टोटल वॉल्यूम है, ये है वी ऑफ कंटेनर। इनमें ये जो छोटा जगह पे वी ऑफ, ये जो छोटा जगह है इनमें गैस पार्टिकल लोगों को एकोमोडेट किया है। और ये गैस पार्टिकल लोगों की वॉल्यूम है वी ऑफ गैस पार्टिकल। और ये क्या है, फ्री स्पेस। किसके लिए, गैस मॉलिक्यूल्स के लिए। क्या करेंगे, मूव करेंगे। ये क्या है, वी ऑफ गैस है। क्या कह सकते हैं, ये है वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। वॉल्यूम मतलब इसका डायमेंशन क्या होगा, एल क्यूब। क्या होगा, एल क्यूब। लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विथ इंटू हाइट। लेंथ भी एल, विथ भी एल और हाइट भी एल। तो एल इंटू एल इंटू एल तो क्या होता है, एल क्यूब। यूनिट क्या होगा, सीसी। मतलब सेमी क्यूब। किसमें, सी जी एस में। और क्या होगा, ये सीसी किसमें, सीजीएस में। और क्या हो सकता है, मीटर क्यूब। किसमें, एसआई में। और क्या हो सकता है, लीटर, ये भी हो सकता है। ये तीनों यूनिट बहुत ध्यान रखिएगा।
काम पे आएंगे जब आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्रॉ करना होगा, जब आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन लाना होगा, तो ये सब यूनिट आपको बहुत काम आएगा। ये पूरा किसका कॉन्सेप्ट है? ये पूरा वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट है। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लास लंबा हो रहा है, कोई बात नहीं, और 10 या 15 मिनट सह लीजिए, टॉलरेट कर लीजिए। वॉल्यूम का कंसेप्ट बता दिया, प्रेशर का कंसेप्ट बता देते हैं। इसके बाद टेम्परेचर का कंसेप्ट, ये गिर गया बोर्ड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सस्ते की जुगाड़ है। हम देखिएगा, अब हम क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे प्रेशर। क्या पढ़ेंगे? प्रेशर, प्रेशर ऑफ गैस। देखना, एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है इधर। क्या कॉन्सेप्ट है? हम क्या पढ़ेंगे प्रेशर ऑफ गैस में? हम क्या पढ़ेंगे? जो गैस है, जो गैस है उनमें गैसियस मॉलिक्यूल से, क्या है? गैसियस मॉलिक्यूल से। और वो जो गैस है, उस गैसियस मॉलिक्यूल्स वो क्या है? गैसियस सब्सटेंस में कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में एस्केपिंग टेंडेंसी का वैल्यू म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा है। तो जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है, वो गैसियस मॉलिक्यूल में एस्केपिंग टेंडेंसी म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा होने के लिए हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल अट्रैक्शन कम है, म्यूचुअल अट्रैक्शन कम है, एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है। तो गैसियस पार्टिकल क्या एक दूसरे से जुड़े रहेंगे या गैसियस पार्टिकल एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे? गैसियस पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, गैसियस पार्टिकल एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे। अगर गैसियस पार्टिकल एक दूसरे से बिछड़ गए तो वो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे या एक दूसरे के प्रति रिपल्सन देंगे? वो एक दूसरे को आकर्षण नहीं करेंगे, उनके बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन नहीं है, उनके बीच में एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है। एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागेंगे। अगर गैसियस मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर भागेंगे तो क्या होगा? तो उनके बीच में एक मोशन काम करेगा। वो मोशन क्या ना, वो मोशन होगा रैंडम मोशन। क्या होगा? रैंडम मोशन, फास्ट मोशन। क्या मोशन? फास्ट मोशन, डिफ्लेक्टेड मोशन। फास्ट मोशन होगा, क्या होगा? फास्ट मोशन होगा। वो फास्ट मोशन होगा, वो स्पॉन्टिनियस मोशन होगा। क्या होगा? स्पॉन्टिनियस मोशन होगा। वो एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं दिखाएंगे, वो एक दूसरे के प्रति आकर्षण नहीं दिखाएंगे, वो रैंडम मोशन में भागेंगे, वो रैंडम मोशन में भागेंगे। रॉबर्ट ब्राउन नाम का एक साइंटिस्ट था। क्या? रॉबर्ट ब्राउन। अब ये ब्राउन भाई साहब ने ये बात डिस्कवर की और उन्होंने ये कहा कि गैसियस पार्टिकल के बीच में ये जो रैंडम मोशन होते हैं, क्योंकि गैस में क्या है दोस्तों? एस्केपिंग टेंडेंसी म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा है। गैस में क्या है? गैस में कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में एस्केपिंग टेंडेंसी की वैल्यू म्यूचुअल अट्रैक्शन से ज्यादा है। क्योंकि एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो गैस पार्टिकल एक दूसरे से दूर भागेंगे, वो रैंडम मोशन दिखलाएंगे। उस रैंडम मोशन को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया और इसलिए इस मोशन की नाम है ब्राउनियन मोशन। क्या मोशन? ब्राउनियन मोशन। क्या मोशन है? ब्राउनियन मोशन है। और अगर गैसियस मॉलिक्यूल, पकड़ लीजिए आप जिस घर में बैठे हैं,
अब जिस कमरे में बैठे हैं वो एक गैस कंटेनर है, वो एक गैस कंटेनर है। अब बहुत लोग एक कमरे में बैठे हुए हैं, वो बहुत लोग एक एक गैस पार्टिकल है, वो बहुत लोग एक एक गैस पार्टिकल है। बहुत आराम से सोचिएगा, आप एक एक, आप जो लोग बैठे हैं कमरे में, आप दोस्त लोग, वो लोग क्या है, एक एक गैस पार्टिकल है, वो एक एक गैस पार्टिकल है, और वो कमरा, बड़ा कमरा गैस कंटेनर है। अब आप लोग अगर गैस पार्टिकल हो तो आप लोगों में एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होगा म्यूचुअल अट्रैक्शन से, तो आप लोग ब्राउनियन मोशन से भागोगे, आप लोग ब्राउनियन मोशन से एक दूसरे से दूर भागोगे। तो इस एक दूसरे से दूर भागने की जो प्रक्रिया है उनमें आप लोगों की बीच में कलिजन्स होगा। क्या होगा? आप लोगों के बीच में कलिजन्स होगा। कलिजन्स कैसे होगा? कलिजन्स होगा, क्या होगा? कलिजन होगा। ये कलिजन दो टाइप का हो सकता है, इंट्रा और इंटर। क्या क्या? इंट्रा और इंटर। मतलब क्या है? मतलब ये है दोस्तों कि ये जो स्पॉन्टेनियस मोशन है, ये जो रैंडम मोशन है, ये जो ब्राउनियन मोशन है, अगर गैसियस पार्टिकल ब्राउनियन मोशन में भागेंगे तो ये जो कॉलिजन है, इंट्रा कॉलिजन एंड इंटर कॉलिजन, मतलब वो गैसियस पार्टिकल के बीच में एक कॉलिजन होगा। मतलब जो गैसियस पार्टिकल्स है वो गैसियस पार्टिकल्स के बीच में एक कॉलिजन होगा, उनको हम कहेंगे इंट्रा कॉलिजन, इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉलिजन, इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉलिजन। और वो जो गैस पार्टिकल है, वो गैस पार्टिकल अगर भागेंगे एक दूसरे से दूर तो वो गैस पार्टिकल जो गैस कंटेनर है, उस गैस कंटेनर की जो इनर वॉल है, उस इनर वॉल की पर यूनिट एरिया में जो परपेंडिकुलरली फोर्स एग्जर्ट करेंगे उसको हम कहेंगे गैस का प्रेशर। मतलब गैस का प्रेशर का कॉन्सेप्ट कहां से जनरेट हुआ? देखिए देखिए देखिए, बहुत 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 कमाल की टॉपिक है, बहुत कमाल की टॉपिक है। ये जो गैस है इनको आप अपने दिमाग में बहुत बहुत अच्छी तरीके से बैठा लीजिए, क्योंकि ये जो गैस पार्टिकल है इनमें एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है, इनमें एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा है। एस्केपिंग टेंडेंसी ज्यादा होने के नाते ये जो गैसियस पार्टिकल है ये एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, इनमें ब्राउनियन मोशन है, ये ब्राउनियन मोशन से एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। और ये जो ब्राउनियन मोशन से दूर भाग रहे हैं, इनमें ब्राउनियन मोशन के बदौलत क्या हो रहा है? कॉलिजन हो रहा है। और ये जो कॉलिजन हो रहा है, ये कॉलिजन दो टाइप का है, एक है इंट्रामोलिक्यूलर कॉलिजन, एक है इंटरमोलिक्यूलर कॉलिजन। जो गैसियस पार्टिकल है वो एक दूसरे के बीच में जो कॉलिजन आएंगे तो उसको हम कहेंगे इंट्रामोलिक्यूलर कॉलिजन। मतलब गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे, गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएंगे, उसको हम कहेंगे इंट्रामोलिक्यूलर कॉलिजन। और गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराते हुए गैस पार्टिकल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, उसके बाद ये होता है इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर। ये होता है इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर, मतलब अंदरूनी वॉल। क्या है? अंदरूनी वॉल, इनर वॉल। किसका? गैस कंटेनर का। इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर देखिएगा, ये गैस पार्टिकल है, ये परपेंडिकुलरली, कैसे? परपेंडिकुलरली एक गैस पार्टिकल है, किस तरीके से? परपेंडिकुलरली फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कि गैस मॉलिक्यूल ब्राउनियन मोशन से भाग रहे हैं, कॉलिजन घटा रहे हैं। कॉलिजन दो टाइप की है, इंट्रामोलिक्यूलर कॉलिजन, इंटरमोलिक्यूलर कॉलिजन। मतलब गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकरा रहे हैं, एक दूसरे से टकराएंगे तो इंट्रामोलिक्यूलर कॉलिजन होगा, और इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर से टकराएंगे तो इंटरमोलिक्यूलर कॉलिजन होगा। और अगर इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर से टकराएंगे तो कैसे टकराएंगे? गैस पार्टिकल परपेंडिकुलरली इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर में जो पर यूनिट एरिया है, क्या है? पर यूनिट एरिया, उसमें टकराएंगे। इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर में, इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर में पर यूनिट एरिया है, उसमें परपेंडिकुलरली फोर्स एग्जर्ट करेंगे, और इसी का नाम है गैस का प्रेशर, जिनको हम मैथमेटिकली कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या कहते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया। किसी भी डेफिनेशन को आप देखोगे, किसी भी डेफिनेशन को,
तो उनमें आप फ्रैक्शन पाओगे। क्या पाओगे? किसी भी डेफिनेशन को अगर आप देखोगे तो उनमें आप फ्रैक्शन पाओगे। फ्रैक्शन में क्या होता है? ऊपर आता है न्यूमरेटर, क्या आता है? न्यूमरेटर, और नीच में आता है डिनोमिनेटर। क्या आता है? नीच में आता है डिनोमिनेटर। अब देखिए, डिनोमिनेटर अगर एक हुआ तो न्यूमरेटर ही डेफिनेशन है। मतलब आप जिस फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो उस फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर आप फ्रैक्शन में तोड़ दो तो क्या आएगा? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। और अगर डिनोमिनेटर 1 है तो न्यूमरेटर डेफिनेशन है। तो न्यूमरेटर वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो P इक्वल्स टू एफ बाई ए अगर 1 है तो F इक्वल्स टू P है। तो मतलब हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया यही प्रेशर है। और गैस के लिए हम क्या कहेंगे ना? इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर, वो इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर में क्या होगा? इनर वॉल ऑफ द गैस कंटेनर में जो पर यूनिट एरिया है उस पर यूनिट एरिया में परपेंडिकुलरली अगर आप फोर्स एग्जर्ट करोगे तो उसका नाम आएगा प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा? क्या होगा डायमेंशन प्रेशर का? F बाई ए। फोर्स का मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन, न्यूटन का सेकंड लॉ, मास इंटू एक्सीलरेशन। एरिया मतलब एल स्क्वायर, एरिया मतलब एल स्क्वायर। मास इंटू एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम। पर यूनिट टाइम द चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन। मास, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिख सकते हैं। वेलोसिटी का मतलब जो हम कहते हैं द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज बाई टी। v क्या है? इज बाई टी है। a क्या है? v बाई टी है। ये हम लिखेंगे। और इसके बाद क्या आएगा? देखिए, पूरा का पूरा प्रिंसिपल में आ गया, पूरा का पूरा फंडामेंटल प्रॉपर्टी में आ गया। एम होता है, एस एल होता है, ये टी स्क्वायर होता है बाई एल स्क्वायर होता है। एम एल टी टू द पावर -2 एल टू द पावर -2, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। ये क्या है? ये प्रेशर का डायमेंशन है। ये क्या है? ये प्रेशर का डायमेंशन है। ये प्रेशर का डायमेंशन है। m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2, m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। ये क्या है? ये प्रेशर का डायमेंशन है। तो चलिए दोस्तों, आज हम इधर तक छोड़ते हैं। इसके बाद प्रेशर की यूनिट अभी भी बाकी है। प्रेशर की तरफ से हमको और भी पढ़ना है। हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ना है, हमको बार पढ़ना है, हमको टॉर पढ़ना है, हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने हैं। टाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या वैल्यू आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में क्या आएगा, तो अब दिखा देते हैं थोड़ा थोड़ा। यूनिट क्या क्या आता है? एसआई में आता है पास्कल। क्या आता है? पास्कल। इसको और एक यूनिट हम बोल सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एसआई में आता है ये यूनिट। सीजीएस में क्या आता है? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और भी यूनिट्स है। एटीएम ये एक यूनिट है, एटमॉस्फेरिक यूनिट ये एक यूनिट है, टॉर ये एक यूनिट है, बार ये एक यूनिट है। इन सब यूनिट को हमको पढ़ना पड़ेगा। ये सब यूनिट हम पढ़ेंगे, ये सब यूनिट हम पढ़ेंगे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने आज प्रेशर ऑफ गैस पढ़ा। हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज प्रेशर ऑफ गैस का इंट्रो पढ़ा। प्रेशर कैसे जनरेट होता है देखिएगा, ये कंसेप्ट है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। रॉबर्ट ब्राउनियन मोशन, रैंडम मोशन, स्पॉन्टेनियस मोशन, कॉलिजन, इंट्रामोलिकुलर कॉलिजन, इंटरमोलिकुलर कॉलिजन, कैसे प्रेशर जनरेट होता है, ये पूरा कंसेप्ट है। और उसके बाद हमने प्रेशर का थोड़ा थोड़ा यूनिट पढ़ा, प्रेशर का डायमेंशन पढ़ा, वॉल्यूम किस तरीके से जनरेट होता है वो पढ़ा, मास कैसे आता है वो पढ़ा, म्यूचुअल अट्रैक्शन, एस्केपिंग टेंडेंसी, ये सब पढ़े। हमने क्या क्या पढ़ा? म्यूचुअल अट्रैक्शन, एस्केपिंग टेंडेंसी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सब स्टेट पढ़े। उसके बाद हमने और भी बहुत कुछ चीज़ें पढ़ी। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट, कुछ कुछ स्टेट्स पढ़े, वो कैसे डेवलप होता है वो पूरा पढ़ा। आज इंट्रो से ख़त्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी इंट्रो थोड़ा है। स्टेट्स ऑफ द मैटर में पार्ट 1 आज
कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम प्रेशर को और डिटेल्स में पढ़ेंगे। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा उनमें हम क्या पढ़ेंगे, उनमें हम प्रेशर को और डिटेल्स में पढ़ेंगे और डिटेल्स में स्टडी करेंगे। ये जो यूनिट हमने लिखे हैं पास में, वो हर एक यूनिट इंटर कन्वर्टेबल है, वो हर एक यूनिट में बहुत आपसी संबंध है, उस संबंध को हम पढ़ेंगे। प्रेशर पढ़ने के बाद हम डेंसिटी पढ़ेंगे। डेंसिटी और एक बहुत बढ़िया क्वांटिटी है, और उसके बाद डेंसिटी पढ़ने के बाद हमारा ये टॉपिक खत्म होगा, ये इंट्रो वाला टॉपिक खत्म होगा। और इंट्रो वाला टॉपिक खत्म होगा तो उसी दिन हम क्या पढ़ेंगे, गैस की लॉज शुरू कर देंगे। ये प्रेशर खत्म होगा, प्रेशर खत्म होते होते अगले दिन में कुछ समय में प्रेशर खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम गैस का लॉज शुरू कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अलविदा। आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, बहुत मन लगा कर पढ़िएगा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आप लोगों अच्छी तरीके से रहिएगा, बहुत बहुत ध्यान रखिएगा, परिवार का, मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा, और बहुत अच्छी तरीके से मन लगा कर पढ़िएगा। तो चलिए, जय हिंद,